नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर था, उसमें हमने देख लिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले किस प्रकार के राजनीतिक संगठन जो है वो पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर आप कहो कि सामने आने लगते हैं, है ना। उसी की परिणति होती है कि बाद में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, या भी आपको याद रखना दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में इसकी स्थापना हो जाती है। और पहले अध्यक्ष जो होते हैं इसके वो होते हैं WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। और अब इसको बनाने में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसकी स्थापना में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो होता है एक ICS अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड ICS अधिकारी एलन एक्टोवियन ह्यूम, है ना, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं AO ह्यूम, है ना। तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, पूरा नाम भी याद रखना आप। AO ह्यूम की जो है इसमें एक बहुत ही केंद्रीय भूमिका रही थी। क्यों? क्योंकि यही वो पर्सन थे जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में, जो पूरा भारत उपमहाद्वीप है, इसमें दौरे किए थे, चाहे वो बम्बई हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, और साथ ही साथ जो वहाँ के प्रमुख राजनेता हुआ करते थे अलग अलग जगह के, उन सब लोगों से ये मिले थे, उनसे बात करी थी, है ना। और उन्होंने कहा कि भाई एक राष्ट्रीय सम्मेलन बनाते हैं, है ना, और उसमें हम भाग लेंगे सब मिलके। ठीक है, तो इस प्रकार से AO ह्यूम जो है वो इसकी कहो कि पहल करते हैं। ठीक है, पूना में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का इनका एक प्लान होता है, परंतु इस नगर जो था पूना जो है, इस पूना में हैजा आ जाता है, हैजे का प्रकोप बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से फिर इसका जो पहला कहो कि सेशन जो होता है वो होता है बम्बई में। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसका पहला, बाद में आप कहो सेशन तो कहाँ होता है, अधिवेशन बम्बई में होता है। होने कहाँ वाला था? पूना में होने वाला था, परंतु वहाँ पर हैजा फैल जाता है, इसलिए बम्बई में फिर इसको किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद में सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का यहाँ पर इसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि एक सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत या एक षड्यंत्र था जो कि AO ह्यूम ने रचा था। ठीक है, और इस सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत को सब लोग मानते हैं। एक दिन मैं डिबेट में देख रहा था कि कोई न्यूज़ एंकर हैं, आपको तो पता ही है न्यूज़ एंकर कितने जहरीले हो गए आजकल, वो भी इसी का दे रहे थे कि नहीं कांग्रेस तो ऐसा है वैसा है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत ये हो। इसको हालांकि माना जाता था 1950 के दशक के आसपास तक, बाद में इसका खंडन कर दिया जाता है सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का। ये भी हम देखेंगे किस आधार पर इसका खंडन किया जाता है। तो जो दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे जो मध्यम मार्गी हो, सारे इतिहासकार बहुत बहुत लंबे समय तक इस सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत या षड्यंत्र को मानते रहे थे, है ना। परंतु इसका खंडन बाद में कर दिया जाता है। अब देखिए, जो ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का जन्म कैसे हुआ था भाई? किसने कहा कि ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है? तो AO ह्यूम जो है, इनकी जीवनी लिखी थी, एक व्यक्ति हुआ करते थे विलियम वेडनबर्न। तो विलियम वेडनबर्न ने इनकी जीवनी लिखी थी AO ह्यूम की 1913 ईस्वी में वो प्रकाशित होती है। ये वेडनबर्न जो थे, ये वेडनबर्न भी एक पहले आप कहो कि रिटायर्ड ICS अधिकारी ही हुआ करते थे। तो इन्होंने लिखा कि भाई 1878 ईस्वी में AO ह्यूम जो है, इन्होंने कोई रिपोर्ट्स थी, खुफिया रिपोर्ट्स, उनके 7 संस्करण इन्होंने देखे, और उन रिपोर्ट्स के माध्यम से, खुफिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता लगा कि भारत में जो निचले वर्ग है वो असंतोष उनमें बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और अगर उनका असंतोष चलता रहा और जो वो षड्यंत्र कर रहे हैं वो चलता रहा, तो वो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए वो जाते हैं लॉर्ड डफरिन के पास, जो कि वायसराय होते हैं उस टाइम पे भारत के। देखिए, 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक तो कौन होता है? रिपन। इनके बाद में जो है डफरिन आ जाते हैं, और इन डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 ईस्वी में जो गठन होता है कांग्रेस का। तो उस टाइम के तत्कालीन जो वायसराय थे, वायसराय से मिलते हैं AO ह्यूम डफरिन से, और डफरिन को जाकर बताते हैं कि भाई जो ये शिक्षित भारतवासी हैं, भारत के जो अंग्रेजी भाषा में पढ़ लिख गए हैं और पश्चिम का जिनको ज्ञान मिल गया है, वो इस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का, है ना। तो इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं,
जो हम शासक हैं, साथ ही साथ जो शासित हैं, जिनके ऊपर हम शासन कर रहे हैं भारतीय लोग, इनके बीच में संवाद का कोई एक माध्यम बना लेते हैं। भाई सेफ्टी वॉल आप जानते हो, कुकर में सेफ्टी वॉल होता है ना, एक ऐसा बना होता है। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए तो वो सेफ्टी वॉल टूट जाता है, जिसकी वजह से विस्फोट होने से रुक जाता है। तो मान लीजिए अगर इनको कोई बात करने का इनको संवाद करने का कोई एक मंच मिल जाए, तो ये वहां पर आके अपना संवाद कर लेंगे और हमें भी पता लगता रहेगा कि भाई इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा ऐसा कौन मानते हैं? विलियम वेडरबर्न कहते हैं ह्यूम के बारे में, जिसे ही सेफ्टी वॉल कहा जाता है। भाई सेफ्टी वॉल का काम करेगा क्यों? अगर इनको हम ये सेफ्टी वॉल नहीं बना देंगे, ये मंच अगर इनको हम नहीं देंगे कांग्रेस रूपी, तो ये भारत के लोग जो है, इनमें असंतोष जो है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब तक कोई आदमी अंदर अंदर तक घुटता रहता है, असंतोष उसमें बढ़ता जाता है। अब जब हम इनको चर्चा करने का एक मंच दे देंगे, तो ये लोग अपने जो है भड़ास यहाँ पर निकाल लेंगे एक साल में एक बार, और फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे। और इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी हमको पता लगता रहेगा, है ना। और इसी सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत की जो उपज होती है, इसी बात को लेकर होती है। ये 7 रिपोर्ट्स वाली जो बात होती है, जो खुफिया रिपोर्ट वाली, ये रिपोर्ट की बात के आधार पर ही इस सिद्धांत का जन्म होता है, सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का। और इस सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत की और कहीं भी कोई चर्चा नहीं है, सिवाय के जो वेडरबर्न ने जो अपनी किताब में लिखा है उसके सिवा, है ना। और फिर साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ जो मार्क्सवादी इतिहासकार हुआ करते थे, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया। किसको बदनाम करने के लिए? कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कि भाई कांग्रेस तो एक सोचा समझा षड्यंत्र था किनका? अंग्रेजों का, कांग्रेस को बनाने का। जैसे एक रजनीपाम दत्त नाम की एक इतिहासकार हुई, जिन्होंने भी सेम टू सेम यही बात कही कि कांग्रेस में एक जन विद्रोह को रोकने के षड्यंत्र से पैदा हुई थी क्या? कांग्रेस। क्योंकि उनको लग रहा था अंग्रेजों को कि एक जन विद्रोह होने वाला है, और अगर हम कांग्रेस बना देंगे तो ये लोग एक मंच इनको मिल जाएगा बात करने का, और वहां पर अपनी भड़ास निकाल लेंगे एक साल में एक बार, और फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे मेंढकों के जैसे टर्राते हुए। तो ये एक षड्यंत्र था, ऐसा कहते हैं ये रजनीपाम दत्त। परंतु ये पहले के हुआ करते थे सिद्धांत। परंतु 1950 आते आते ये जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है, इसकी धज्जियां उड़ जाती है। क्योंकि ये जो 7 रिपोर्ट्स की बात कही गई थी ना, ये 7 रिपोर्ट की बात ना तो भारत में, ना ही लंदन के किसी भी अभिलेखागार में इन 7 रिपोर्टों के कोई सबूत तक नहीं मिला है ना। फिर इतिहासकार ये तर्क लगाते हैं 1870 आते आते कि भाई अगर उस टाइम का ब्रिटिशर्स का जो सूचना का ढांचा अगर हम देखें, सूचना व्यवस्था का ढांचा अगर हम देखें, तो वहाँ पर ये संभव नहीं है इस प्रकार की खुफिया रिपोर्ट जो है, इनके पास कहाँ इतना वो था कि खुफिया रिपोर्ट कोई हो साथ, है ना। और साथ ही साथ इस बात का और कोई सबूत ही नहीं है वेडरबर्न के अलावा, है ना। जिन्होंने ये जीवन चरित्र लिखा है इनका, ह्यूम का, इसके सिवा कोई और सबूत ही नहीं है। जैसा मैं जब आपको मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था राणा सांगा के बारे में, और एक तरफ थे बाबर। तो बाबर क्या कहता है अपनी बाबरनामा में कि राणा सांगा ने मुझको वादा किया था कि तुम भारत आना और इब्राहिम लोदी पे तुम हमला करना, है ना, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बाद में राणा सांगा अपनी बात से मुकर जाता है, इसलिए मैं राणा सांगा पर हमला कर रहा हूं। और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबरनामा के अलावा कोई और सबूत नहीं है। तब भी मैंने आपको बताया था कि ये बात जो है ये मिथ्या बात है, इसका कोई तर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि राणा सांगा ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुका है, बाड़ी के युद्ध में और खथौली के युद्ध में। जब 2 बार राणा सांगा को हरा चुका है, राणा सांगा अकेला इब्राहिम लोदी को, दिल्ली के सुल्तान को, तो राणा सांगा को क्यों आवश्यकता है किसी बाबर की इसको हराने की, है ना। उसी प्रकार से ये भी, ये जो जीवन चरित्र लिखा है ए ह्यूम का, इसके सिवा कोई और सबूत ही नहीं है ना। तो इस आधार पर जो है ये जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत था, ये तो यहीं पर झूठा साबित हो जाता है कि भाई ये कांग्रेस को बदनाम करने की एक साजिश हुआ करती थी, है ना। बाद में अगर देखिए 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में अगर हम देखें, तो लॉर्ड डफरिन के जो निजी कागजात सामने आते हैं, उनसे भी ये भ्रांति दूर हो जाती है, क्योंकि इनसे भी ये कथा जो है वो झूठी साबित हो जाती है। हालांकि 1885 ईस्वी में शिमला में लॉर्ड डफरिन से मिले जरूर थे ए.ओ. ह्यूम, है ना। और साथ ही साथ उनको पर ये वाली बात थी कि उनको गंभीरता से नहीं लिया था, किसने? डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को गंभीरता से लिया ही नहीं था, क्योंकि ह्यूम ये चाहते थे कि भाई ऐसा कोई संगठन बने। फिर आगे मैं सब आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ह्यूम को ही क्यों आगे करा गया, या ह्यूम ने ही क्यों
इस बात का निश्चय किया, ठीक है। परंतु बाद में इनको सीरियस भी नहीं लिया जाता है एओ ह्यूम को डफरिन के द्वारा कि ये तो ऐसे बकवास कर रहा है, रिटायर्ड ऑफिसर है और भारतीयों का भला चाहने वाला आदमी है, ये बकवास आदमी है, इसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। परंतु जो डफरिन होता है, ये जब बम्बई में आयोजन हो रहा होता पहले सत्र का कांग्रेस का, तो वहाँ के गवर्नर होते बम्बई गवर्नर लॉर्ड री। कौन? लॉर्ड री को ये कहते हैं कि भाई ध्यान रखना, ये लोग बम्बई में कोई सत्र वत्र आयोजित कर रहे हैं, इनका ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा सचेत रहना इन लोगों से, क्योंकि ये दोनों संकित थे इनसे, बम्बई का गवर्नर लॉर्ड री भी और साथ ही साथ जो डफरिन है वो भी इनके से सशंकित तो थे कि ये कुछ उल्टा सीधा काम ना कर दे, जनता को भड़का नहीं दे, क्योंकि उस टाइम पे आयरलैंड में चल रहा था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन का कहाँ चल रहा था? आयरलैंड में। होम रूल लीग में क्या होता है भाई, हमारा शासन जो है हम अपने देश में हम अपने हिसाब से शासन करेंगे। भारत में भी बाद में देखिए 1916 ईस्वी के पास में होम रूल जो है आंदोलन चलता है, जिसमें तिलक होते हैं और एनी बेसेंट जो है ये चलाते हैं अपने, अभी आगे पढ़ेंगे हम, है ना। तो ये आयरलैंड में जो होम रूल आंदोलन चल रहा था उससे ये प्रभावित हुआ करते थे भारत के नेता, क्योंकि सब लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे और ब्रिटिश और जो वहाँ का आयरलैंड वगैरह हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पर आना जाना इन लोगों का रहा करता था। तो इनको लग रहा था कि वो वाले स्वतंत्रता की जो हवा जो है वो स्वतंत्रता की हवा इन लोगों को ना लग जाए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना लॉर्ड री को डफरिन कहते हैं, है ना, ठीक। परंतु बाद में देखिए ये जो कांग्रेस की स्थापना में बात होती है कि भाई डफरिन जो है इसकी उपज थी, ये बाद में खुद 1818 से आते आते लोग डफरिन खुद कहते हैं कांग्रेस के बारे में आलोचना करते हुए कहते हैं कि अति लघु अल्पमत का प्रतिनिधि है कांग्रेस। तो ये वाला जो है ये सेंटेंस आप याद रखना, अति लघु अल्पमत की प्रतिनिधि, है ना, यानी कि कांग्रेस जो है वो तो अति लघु लघु अल्पमत की प्रतिनिधि है। अब सोचिए अगर डफरिन ने ही कांग्रेस का गठन करवाया होता एक षड्यंत्र के तहत, तो फिर ये क्यों कहते कि ये तो अति लघु अल्पमत का प्रतिनिधित्व करता है और क्यों कांग्रेस की आलोचना करते वो, है ना, ठीक है। तो ये देखिए ये सब इस प्रकार के फैक्ट जो है वो सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देंगे। हालांकि ये कोई सीधा आपको क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, परंतु अगर मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने कोई बकवास भी मार रहा हो, कुछ कह रहा हो, हवाबाजी दिखा रहा हो, तो आप भी ये वाली बात कर सकते हो तथ्यों के आधार पर। बाद में ये साबित हो जाता है कि जो कहानी है ये मरण गढ़ंत हुआ करती थी। जो वेडरबर्न हुआ करते थे इनके जीवनी लेखक, वो अपने दाता को या जिनसे ये प्रभावित थे ह्यूम को एक बड़ा देशभक्त दिखाने के लिए कि भाई इनको इतनी चिंता थी अंग्रेजों की कि ये अब अपने साम्राज्य को बचाने के लिए इस षड्यंत्र को भ्रष्ट करने के लिए, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो है वो प्रचलित करते हैं और सेफ्टी वॉल के तौर पर कांग्रेस का गठन करवाते हैं। ये वही वाली बात है, क्योंकि प्राचीन काल में जो आप कहो कि राजा महाराजा होते थे, है ना, तो उनके उसमें भांड वगैरह सब हुआ करते हैं उनके दरबार में, वो उनकी वृद्धावली सुनवाया करते थे और अपने राजा की, अपने अन्नदाता की भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे, उनको महान दिखाने की कोशिश किया करते थे, है ना। सेम वैसे विलियम वेडरबर्न जो है इन्होंने भी किया अपने जो ह्यूम है उनको दिखाने के लिए कि एक बहुत बड़े देशभक्त थे। तो ये सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। हालांकि ये वाली बात तो सत्य है कि ह्यूम जो है इनका बहुत बड़ा हाथ था कांग्रेस के गठन में। अब तो फिर ये वाली बात आती है भाई, जब ये जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है ये अगर झूठा है तो फिर क्या कारण थे इनका जो है कांग्रेस के गठन में साथ देने का, एओ ह्यूम का। तो वास्तव में हुआ क्या करता था, ये जो एओ ह्यूम है एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे और बड़े उदारवादी व्यक्ति थे। जैसे ब्रिटेन में दो आप कहोगे दल थे, एक उदारवादी एक रूढ़िवादी, तो ये उदारवादी व्यक्ति हुआ करते थे। अगर आप सोच के देखोगे 1880 से लेकर 84 के बीच में भारत में देखिए कौन रहता है, रिपन वायसराय, और रिपन क्या है, उदारवादी। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 80 के आसपास, 1880 के आसपास ब्रिटेन में भी जो है वो उदारवादी दल की सरकार रहती है। तो उदारवादी दल, तो यहाँ वायसराय उदारवादी, साथ ही साथ ये व्यक्ति आईसीएस जो है वो रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, ये भी उदारवादी व्यक्ति थे। और मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि सारे अंग्रेज जो है वो भारत का बुरा चाहने वाले नहीं थे। मैंने जो आपको बताया विलियम एडम कल के लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से भारत में नैतिक शासन हो, इस प्रकार की बात हो क्या करते थे। तो सारे अंग्रेज जो है वो एक जैसे नहीं हुआ करते थे। तो ये वास्तव में एक उदारवादी हुआ करते थे जो
दिल से जो है वो मन से भारतवासियों का वो सम्मान किया करते थे, और जो भारत में असंतोष उत्पन्न हो रहा था उस पर एक स्पष्ट विचार वो रखा करते थे। साथ ही साथ उनका मानना ये था कि एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जाए जो भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व कर सके, साथ ही साथ जो महारानी की सरकार है उसके उसके विपक्ष का एक भूमिका निभा पाए। और इन्होंने वायसराय लॉर्ड रिपन से भी संपर्क किया था, और वायसराय लॉर्ड रिपन से भी कहा था कि आप जो सुधारवादी कार्यक्रम चला रहे हैं, है ना, सुधारवादी कार्यक्रम वो चला रहे हैं, उनका समर्थन करने का भी वादा किया था एओ ह्यूम ने, है ना। अब उदारवादी कार्यक्रम इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने स्वशासन जो है वो सबसे पहले भारत में लागू किया था। रिपन के काल में ही तो 1882 में लागू हुआ था, है ना। इस प्रकार से, और आप कहो तो जो प्रेस एक्ट हुआ करता था उस प्रेस एक्ट को समाप्त इन्होंने किया था। 1883 का आपको पता ही है जो एक्ट लाया गया था। इस प्रकार से ये एक बड़े उदारवादी व्यक्ति हुआ करते थे, है ना। अब वो जानते थे ये वाली बात एओ ह्यूम कि अगर स्थानीय शासन आरंभ करने की कोई योजना बनाएंगे भारतवासी, तो जो रूढ़िवादी सहकर्मी थे उनके साथ काम करने वाले, वो जरूर ये प्रयास करेंगे कि इसको समाप्त किया जा सके। और रिपन के जाने के बाद तो, जब उदारवादी रिपन चले गए, उनके जाने के बाद तो भारतवासियों में और भी ज़्यादा असंतोष उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि अब कोई उदारवादी भारत में रह नहीं गया था जो भारतीय के साथ अच्छे से व्यवहार करें। तो ये मानते थे कि कोई भारतीय, जब सारे लोग हैं वो कोई एक राष्ट्रीय संगठन बनाए और एक जगह सब आ जाएं और अपनी जो भी शिकायतें हैं महारानी तक पहुंचाएं, वहां की संसद तक पहुंचाएं, है ना। लेकिन अगर एओ ह्यूम ने भी अगर कोई पहल नहीं भी करी होती तो भी 1870 और 1880 का अगर हम देखें दशक, तो वहां पर बहुत सारे राष्ट्रीय संगठन जो है वो उनकी स्थापना होती आ रही थी। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको खूब सारे बता दिया। देखिए 1870 ईस्वी में क्या बनता है, पूना सार्वजनिक सभा बन जाती है ना। पूना सार्वजनिक सभा, जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, बम्बई, है ना, मद्रास और कलकत्ता, तो तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग जो है वो संगठन तो आप कहो कि प्रकाश में आ ही रहे थे, है ना। जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी कि 1836 में बंग भाषा प्रकाशित सभा आ जाती है, और 1838 में संगठन और सामने आ जाते हैं। अब मैंने आपको बताऊं 1851 ईस्वी में जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आ जाता है ना। 1876 में बहुत सारे संगठन सामने आ जाते हैं, है ना। और इंडियन एसोसिएशन जो है मोहन दास जो बॉस थे उनका, और वो बैनर्जी जो थे सर, है ना। तो इन सब का जो संगठन तो सामने आते ही रहते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन होता है, मद्रास महाजन सभा होती है, पूना सार्वजनिक सभा होती है 1870 ईस्वी में। इस प्रकार के संगठन जो है ऑलरेडी प्रकाश में आ ही रहे थे। अगर ह्यूम भी कुछ नहीं करते तो भी ये काम तो हो ही रहा था। और उस काल में जो है भारतीयों में असंतोष भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, क्योंकि जो मिशनरियाँ हस्तक्षेप करती जा रही थी भारतीय शासन में, भारतीय समाज में, उससे भी लोग परेशान हो गए थे। साथ ही साथ 1850 में जो लेक्स लॉकी एक्ट लाया गया था, लेक्स लॉकी एक्ट मतलब धार्मिक अयोग्यता वाला कानून। ये कानून के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है और ईसाई बन जाता है तो भी उसे अपने जो उसका विरासत में मिली जमीन है अपने माँ बाप, अपने बाप दादा की, उसके ऊपर उसको प्राप्त करने का अधिकार हुआ करता था, है ना। तो ये लेक्स लॉकी एक्ट का लोगों ने विरोध किया, भाई अगर ऐसा होगा तो लोग तो धर्मांतरण आराम से कर लेंगे, क्योंकि उनकी संपत्ति से उन्हें बेदखल ही नहीं किया जाएगा, है ना। साथ ही साथ 1867 में एक आयकर लगा दिया जाता है। भाई भारत में कोई सुधार तो तुम कर नहीं रहे हो, आयकर तुम लगाए जा रहे हो, है ना। और उस काल में 1867 के आसपास, 70 के आसपास जो है भारत की स्थिति कोई ठीक भी नहीं हुआ करती थी, ठीक। पर अगर हम देखें तो 1877 और 80 के बीच में सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की मांग को लेकर एक अभियान चल चुका था। 1876 ईस्वी में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 21 से 19 वर्ष कर दी जाती है आईसीएस जो मैं एग्जाम लिखने की उम्र। तो इनकी वजह से भी भारत में एक असंतोष उत्पन्न हो रहा था। साथ ही साथ लॉर्ड लिटन जो थे, है ना, ये रूढ़िवादी थे, तो ये बहुत खर्चीला अभियान चलाए जा रहे थे। जैसे कि अफगानिस्तान में ये अभियान इन्होंने चलाया और वहाँ पर कोई उसका मतलब भी नहीं निकला, और साथ ही साथ अभियान चला रहे अफगानिस्तान में मगर उसका पैसा जा रहा है भारत से, समझ रहे हैं आप बात। फिर 1878 ईस्वी में लिटन फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ जाते हैं। 1878 ईस्वी में जो है वो हथियार कानून लेके आ जाते हैं, शस्त्र कानून, कि भारतीयों को सिर्फ लाइसेंस रखना अनिवार्य है। साथ ही साथ 1881-82 में इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट पारित कर देते हैं। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट में क्या था कि जो चाय बागान हुआ करते थे, उन चाय बागानों में जो भी मजदूर काम किया करते थे, उन मजदूरों पर एक बार अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है,
3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद में वो ना तो वो उस बागान को छोड़कर वो आ ही नहीं सकते थे, और उनका वहाँ पर बहुत शोषण किया जाता था। वहाँ कोई रहने की, उनके शिक्षा की, उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट्स जो है, इसके विरोध में भी बहुत सारे आप कहो कि विरोध होते हैं, है ना। साथ ही साथ 1883 का जो इल्बर्ट बिल जो है वो भी आ जाता है। कल के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बता दिया, कल पे परसों के लेक्चर में, कि इल्बर्ट बिल क्या था। इन सब कानूनों की वजह से और इन सब घटनाओं की वजह से भारत में एक राष्ट्रव्यापी असंतोष तो पहले ही हो रहा था। एक मिनट में पानी पी लूं। और इस इन असंतोषों की वजह से जो भी शिक्षित भारतवासी थे, उनका जो अंग्रेजी राज का न्याय था, उस राज की न्याय में उनका विश्वास हिल गया था। कि भाई पहले क्या समझते थे कि भाई हम तो जो है महारानी की प्रजा बनना चाहते हैं। उनको लगता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही खराब है और जो अधिकारी है वो खराब है, जो महारानी है, संसद है, वो खराब नहीं है, उनको तो हमारी इस समस्या के बारे में पता ही नहीं है, ऐसा ये समझा करते थे। परंतु अब इनको लगा कि नहीं, ये तो सब गलत हो रहा है। तो असंतोष तो भारत में पहले ही हुआ करता था। फिर अगर देखें तो 1885 में एक राष्ट्रीय कोष बनाने की भी बात हो गई थी। भाई एक जो है वो नेशनल जो है हम फंड बना लेंगे और उस फंड का इस्तेमाल करेंगे भारत में, और साथ ही साथ इंग्लैंड में राजनीतिक आंदोलन चलाने के लिए। क्योंकि इंग्लैंड में भी तो जाके हम लोगों को दिखाएंगे कि भारत में गलत हो रहा है। क्योंकि इंग्लैंड में जो उदारवादी लोग हुआ करते थे वो संसद में भी हुआ करते थे। और मैं बताऊं आपको, 1885 में जब पहला सत्र आयोजित किया जाता है तो उस सत्र में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हुआ करते थे, ब्रेंटलैंड कुछ ऐसे इनका नाम हुआ करता था, नाम तो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सांसद जो है यहाँ इसमें कांग्रेस के पहले सत्र में यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो उदारवादी थे। वो भी चाहते थे कि भाई भारतीय लोगों के साथ गलत ना हो। वहाँ पर भी इंग्लैंड में ऐसे बहुत सारे सांसद उनकी संसद में हुआ करते थे जो भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व क्या करते थे। वो भी कहते थे भाई भारत में नैतिकता से शासन नहीं किया जा रहा है। तो ये चाहते थे भाई वहाँ की जनता को तो पता हो कि भारत के साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ हम जो है आंदोलन चलाएंगे और उसके लिए एक नेशनल फंड बनाने की बात भी 1885 में हो जाती है ना। साथ ही साथ वहां पर तो भारत के लोग जाके चुनाव भी लड़ते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी जो है वहां की संसद के सदस्य होते हैं, ब्रिटेन की संसद के सदस्य होते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, है ना। फिर अगर देखें तो जो अलग अलग प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इनमें अलग अलग जो संगठन बन चुके थे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जैसे इंडियन एसोसिएशन, है ना, 1876 में बन गया था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, पूना हो गया, अहमदाबाद हो गया, पटना हो गया, कटक हो गया, इस प्रकार के जो दूसरे छोटे छोटे प्रांत थे, है ना, उनमें भी स्पष्ट रूप से जो आप कहो कि असंतोष उत्पन्न हो जा रहा था और वहां पे आंदोलन शुरू हो जा रहे थे। जो पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा थी, इन्होंने क्या किया था कि भारत में जो भी लोग थे, वो जो क्षेत्रीयता पहले हुआ करती थी, उस क्षेत्रीयता को यहाँ पर समाप्त कर दिया और एक अखंड आप कहोगी राष्ट्रीयता की भावना का जो है यहाँ पर विकास हो जाता है कि हम सब एक हैं। क्योंकि अब जो है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लोग बॉम्बे में आ जा रहे थे, है ना, बॉम्बे के लोग मद्रास में जा रहे थे और इनके नेता भी एक दूसरे से पत्राचार कर रहे थे और मिल भी रहे थे। इसलिए देखिए, एक राजनीतिक चेतना का विकास तो ऑलरेडी हो चुका था। अगर ह्यूम कुछ भी नहीं करते तो भी 1-2 साल इधर उधर, पर एक ऐसा एक राष्ट्रीय संगठन तो पैदा होता ही, है ना। फिर ये जो संगठन बने थे अलग अलग, ये जो मांगे उठा रहे थे वो अधूरी मांगे उठा रहे थे। साथ ही साथ क्षेत्रीय नेता जो थे उनको भी एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता जो है उसकी जरूरत पड़ी। क्योंकि जो अलग अलग संगठन है भाई, एक प्रेसिडेंसी में अपना रहा है तो वो इफेक्टिव भी उतना नहीं होता है। समझे आप बात। मान लीजिए एक तो 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग की सरकार से कोई मांग करें, या आप लाख लोग एक जगह बैठकर जो है सरकार से मांग करें, है ना। एक तो किसान अकेले मांग करें, एक भाई किसान भी आ जाए, ड्राइवर भी आ जाए, सब लोग आ जाए, नौकरी पेशा वाला भी आ जाए, बूढ़े भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए, तो सरकार ज़्यादा मानेंगी ना। तो इस प्रकार से इनको पता लग गया था भाई अब एक अखिल भारतीय संगठन बनाना हमको जरूर पड़ेगा, ठीक है। यूँ तो देखिए, अलग अलग काल में जो नेता हुआ करते थे उनके बीच में संबंध, औपचारिक संबंध तो हुआ ही करते थे, है ना। भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो नेता थे वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाले नेताओं से मिलते थे, परंतु एक औपचारिक मंच बनाने की का प्रयास भी बहुत बार हो चुका था, परंतु ये औपचारिक संगठन जो है वो बन के सामने नहीं आ पाया था। हालांकि 1851 में एक प्रयास किया गया था, परंतु फिर भी जो है ये सब निकल के सामने नहीं आया। जब 1851 में, जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया जाता है ना।
जो लैंड होल्डर सोसाइटी हुआ करती थी और जो कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था, वो सब मिला के एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया जाता है ना। परंतु फिर भी ये जो है एक अखिल भारतीय संगठन नहीं हुआ करता था, जिसमें भाई पूरे भारत में जिसको आप कहो कि मान्यता प्राप्त हो, है ना। अगर हम बात करें 1877 के दिल्ली दरबार की, तो उस दिल्ली दरबार के कारण में भी भारतीय पत्रकारों को यहाँ पर आमंत्रित जब किया गया था, तो उस टाइम पे भी एक देसी प्रेस एसोसिएशन बनाने की बात की गई थी। भाई एक देसी प्रेस एसोसिएशन बना ले जिसमें सारे देश के पत्रकार शामिल हों और वो किस प्रकार से सवाल हम पूछें, वो सब जो है एक जगह हम आके और डिस्कशन उन बातों पर कर पाए। जैसे इंडियन एसोसिएशन है, इनके नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना। इनको सबसे पहले इनका सचिव चुना जाता है, जो देसी प्रेस एसोसिएशन बनता है उसका, है ना। और प्रेस और देश से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठकें करने का भी ये संकल्प लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले 1877 में ही इस प्रकार की बातें होना शुरू हो जाती है। फिर इंडियन एसोसिएशन ने 1883 में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया था, और जिसका एक सम्मेलन दिसंबर 1885 में भी होता है। तो यही कारण था कि 1885 के जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें सिर्फ 72 लोग ही आ पाए थे, 72 सदस्य ही आ पाए थे। क्यों? एक तो इनको जानकारी नहीं मिली थी भाई, पहले पुणे में ये पूना में होने वाला था, बाद में एकदम से पता लगा कि पूना में नहीं, ये बम्बई में होगा। ये वाली बात लोगों को एकदम पता नहीं लगी, क्योंकि फ़ोन तो थे नहीं कि फ़ोन कर देते कि भाई साहब कि ग्रुप में मैसेज डाल दो कि कल नहीं परसों होगा, है ना। साथ ही साथ उस टाइम में इंडियन एसोसिएशन जो है, इस इंडियन एसोसिएशन का वहाँ पर सम्मेलन हो रहा था कलकत्ता में, इसलिए जो कलकत्ता के नेता थे वो मैक्सिमम इसी संगठन में हिस्सा लेते रह गए, इंडियन एसोसिएशन के में ही, और कांग्रेस के सम्मेलन में अधिवेशन में वो नहीं पहुंच पाए थे। फिर हम देखें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हुआ करते थे, उनकी पहल पर 1884 में वहाँ पर एक प्रतिनिधि सोसाइटी बनाई जाती है ना। परंतु वो भी बाद में एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में सामने नहीं आए थे। परंतु अब इन सब चीज़ों की वजह से एक राष्ट्रीय संगठन बनने का जो है वो तो एक उदय होगा, ये तो स्पष्ट ही हो चुका था। परंतु रोक किस चीज़ ने रखा था कि भाई एक राष्ट्रीय संगठन बन नहीं पा रहा था? तो जो नेता हुआ करते थे ना, तो भाई बम्बई के नेता सोचते थे हम बड़े हैं, कलकत्ता वाले सोचते थे हम बड़े हैं, मद्रास वाले सोचते थे हम बड़े हैं, है ना, क्योंकि ये सब मध्यम वर्ग के हुआ करते थे। तो उनको लगता था यार हम मेरी बात, मैं इनकी बात क्यों मानूं, मैं इनकी बात क्यों मानूं, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सोचे मैं बड़ा, और ये सोचे एम जी नारायण कि भाई मैं बड़ा, है ना। इस प्रकार से इनमें जो आपसी ईर्ष्या हुआ करती थी, उस ईर्ष्या ने इन कोशिशों को असफल बना दिया कि कोई एक राष्ट्रवादी संगठन बनकर या एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनकर सामने नहीं आया, है ना। परंतु ये एक हो सकते थे, इनको आवश्यकता थी सिर्फ और सिर्फ एक मध्यस्थ की, और उस मध्यस्थ की भूमिका अगर कोई निभा सकता था उस काल में, तो वो थे एओ ह्यूम। क्योंकि जब ये भारत में आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे, तब से ही इनके नाम के चर्चे भारत में हुआ करते थे, और बहुत दयालु किस्म के उदारवादी व्यक्ति हुआ करते थे। तो सब लोगों के दिलों में इनके लिए एक सम्मान था, चाहे वो मद्रास के हो, चाहे कलकत्ता के हो, है ना, चाहे वो मुंबई के हो। यानी कि इनकी एक पराग क्षेत्रीय पहचान इनकी हुआ करती थी। एक मिनट में पानी पी लो। जैसे आप भी, अगर आपके ग्रुप में कोई किसी का झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो एक व्यक्ति एक ऐसा जरूर होता है जिसकी पहचान जो सबके सामने होती है, सब उसकी इज्जत करते हैं। जैसे हमारा भी ग्रुप है 4 लोगों का, तो उस ग्रुप में हमारे मित्र हैं विकास, तो हमारे साथ भी अगर कुछ ऐसा हो जाता ना, तो भाई विकास से संपर्क किया जाए, क्योंकि इनकी बात कोई भी नहीं टालेगा, है ना। तो विकास सर की बात कोई टालते नहीं है, पेशे से वकील हैं, तो फिर भी तो ये तर्क अपना दे के बात मनवा लेते हैं। तो इसी प्रकार के हुआ करते थे विकास के जैसे ही एओ ह्यूम, इनकी बात सब माना करते थे, ये सबको साथ लेकर चल सकते थे, है ना। इसीलिए दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस ने जन्म लिया था, वो क्षेत्रीय मतभेदों को दूर करके एओ ह्यूम ने फिर उसको एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कांग्रेस ने पहले ही सत्र में ये घोषणा करती थी कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, राष्ट्रीय एकता की भावना पूरे देश में विकसित की जाए, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत भी किया जाए, है ना। ये इसका एक उद्देश्य होगा सबसे बड़ा, ये पहले ही सत्र में कांग्रेस ने घोषित कर दिया था, है ना। और इन्होंने क्या सोचा था, भाई जहां भी सत्र हो रहा हो, है ना, जैसे कि मान लीजिए कलकत्ता में सत्र हो रहा है, तो इसका अध्यक्ष जो होगा वो कलकत्ता शहर से नहीं होगा, वो किसी दूसरे शहर का होगा, जैसे बम्बई का, है ना। इसीलिए बम्बई में पहला सत्र आयोजित हुआ 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और बनर्जी कहाँ के थे? बंगाल के। समझ रहे हैं आप बात? इस प्रकार से दूसरा होता कलकत्ता में 1886 में,
और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। और नौरोजी कहाँ से थे? बम्बई से। तो इस बार देखा ना, कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है तो कलकत्ता का नेता नहीं है, बम्बई का नेता। ये भी इन्होंने डिसाइड किया था कि जिस क्षेत्र में सत्र हो रहा हो, अध्यक्ष उस क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र का होगा, ताकि जो भी क्षेत्रीय बाधाएं और भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जा सके। फिर 1888 में यह भी तय किया गया, भाई कोई भी हम कोई प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और उस पर कोई हिंदू या मुसलमान जो है वो भारी मात्रा में अगर उस पर आपत्ति है तो वो प्रस्ताव फिर पारित नहीं किया जाएगा, ताकि हिंदू मुस्लिम जो है उसकी एकता को बनाए रखा जाए। क्योंकि ये जो 1880 वाला दशक था, इसमें खूब ज़्यादा मात्रा में भारत में हिंदू मुस्लिम जो है हिंदू मुस्लिम के जो भावनाएं खूब ज़्यादा भड़कती है, क्योंकि पुनरुत्थानवादी जो है वो हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन यहाँ पर चल रहा होता है, जैसे कि गाय हो गया, है ना, इस प्रकार की चीज़ें, है ना। मैंने ऑलरेडी बताया कि राष्ट्रवाद का जब उद्भव हो रहा था तो पहले वो सुधारवाद था, फिर सुधारवाद होते होते वो पुनरुत्थानवाद में बदल जाता है। सुधारवाद का मतलब होता है कि भाई हमारे देश में, हमारे समाज में कोई गलती है उसको सुधारें, परंतु पुनरुत्थानवाद में क्या है, जो भी हमारे ग्रंथों में, जो भी हमारे समाज में हो रहा है वो सही हो रहा है, उसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे, है ना। कोई अगर मैं बताऊं कि अगर कोई आपको अंधविश्वास भी है तो उसे भी सही साबित करने में लग जाएंगे कि हाँ भाई ये देखो पहले ही था, हमारे यहाँ तो विमान पहले से ही थे, हमारे यहाँ तो ये पहले से ही ये ऑपरेशन कर सकते थे, हमारे यहाँ फ़ोन की सुविधा पहले ही थी, हमारे यहाँ वीडियो कॉल की सुविधा पहले ही थी, हमारे यहाँ पहले ही ये विमान बने हुए थे। इस प्रकार से हर चीज़ जो है वो कहेगी भाई भारत में ही पैदा हुई है। और भारत का गौरव दिखाते दिखाते वो प्राचीन भारत है उसको तो दिखाते हैं जिसमें मोस्टली हिंदू राजा थे, और जो मध्यकालीन भारत है उसको अनदेखा कर देते हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम नाराजगी खूब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो इस भाई ये जो हिंदू मुस्लिम विवाद है ज़्यादा नहीं बढ़े, इसलिए ये यहाँ पर जो है आपको कि प्रोविज़न कर दिया जाता है कि अगर हिंदू या मुस्लिम कोई भारी मात्रा में विरोध करेंगे, आपत्ति जताएंगे, तो हम वो प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे, है ना। फिर देखिए 1889 में एक प्रस्ताव और पारित कर दिया जाता है कि विधायिकाओं में सुधार होगा, सुधार की मांग की जाएगी, भारतीयों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, ऐसी मांग हम जो ब्रिटिश सरकार है उससे करेंगे। साथ ही साथ फिर इसका आयोजन कैसा होगा, तो संसद की तर्ज पर इसका आयोजन होगा। जैसे ब्रिटेन की संसद है उसका आयोजन होता है, उसी संसद की तर्ज पर इसका आयोजन होगा, और इसका संचालन बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा, जैसे हम अपने चैनल का संचालन बड़े लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। आप जो भी सुझाव हमें देते हैं उन सुझावों का जो है हम, माफ कीजिएगा, जी तो हम डिस्कस कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से, भाई जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो है इसका संचालन होगा। परंतु देखिए आरंभ से ही कांग्रेस कुछ कमजोरियों का शिकार तो हो ही जाती है। बहुत सारे इसमें अच्छी अच्छी बातें होती है कांग्रेस में, परंतु कुछ कमजोरियां इसमें रहती है। एक तो कमजोरियां क्या थी कि इसमें प्रतिनिधित्व बड़ा ही असमान था। ज्यादातर जो इसके प्रतिनिधि हुआ करते थे वो प्रेसिडेंसी नगरों से हुआ करते थे, यानी कि जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास है, इस प्रकार के प्रेसिडेंसी नगरों से ही ज्यादातर प्रतिनिधित्व हुआ करता था। जो अन्य शहर है छोटे बड़े, उनसे प्रतिनिधित्व हुआ तो करता था परंतु कम हुआ करता था। साथ ही साथ भारतीय समाज के जो कुलीन लोग थे, उन कुलीन लोगों का ही इसमें ज्यादातर आपको हो कि प्रतिनिधित्व हुआ करता था। अगर आप बंगाल में देखें तो जो भद्रजन लोग हैं, भद्र लोग, वहाँ के बड़े बड़े जमींदार लोग, उनका ज़्यादा इसमें प्रतिनिधित्व हुआ करता था। बम्बई से देखें तो जो चित्पावन ब्राह्मण थे, उनका ज़्यादा इसमें प्रतिनिधित्व हुआ करता था। जो गैर कुलीन लोग थे, समाज के जो दबे कुचले लोग थे, उनका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं हुआ करता था कांग्रेस में शुरुआत में। साथ ही साथ जो मुस्लिम आप कहो कि जनता है वो भी कटी हुई थी शुरुआत में कांग्रेस से। गांधी जी के आने से पहले अगर बात करें तो जो है इसमें कांग्रेस में ना तो जो निचले आप तबके के लोग हैं उनका, साथ साथ मुस्लिम जो है उनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस में बहुत कम हुआ करता था, है ना। सवर्ण इसका आप कहो कि एक चरित्र बना रहता है। और इसमें जो आप कहो कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त लोग जो थे, बड़े बड़े भूस्वामी कुलीन लोग थे, उन्हीं का ज्यादातर प्रतिनिधित्व इसमें हुआ करता था, है ना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें 72 गैर सरकारी सदस्य मौजूद होते हैं, और दावा करती है कांग्रेस की इसमें जितने भी भारत के समाज के जो भी जितने भी वर्ग हैं उन सब का वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें है, जिनमें कि वकील भी थे, सौदागर भी थे, बैंकर भी थे, भूस्वामी थे, ये चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक है ना, पत्रकार भी, शिक्षा शास्त्री, धर्मगुरु, सुधारक, सब प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व है, अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व है हमारी
कांग्रेस में, है ना, जिनमें से अगर देखें तो 38 सदस्य बंबई से हुआ करते थे, 21 मद्रास से हुआ करते थे, बंगाल से केवल 4 ही आए थे उस टाइम पे। मैंने कहा ऑलरेडी आपको बताया कि 1885 में नेशनल एसोसिएशन जो था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन जिसे कहते हैं, उस एसोसिएशन का भी सत्र चल रहा था बंगाल में, इसलिए बंगाल के लोग बहुत कम आ पाए थे, है ना। और साथ ही साथ ये बंगाल के नेताओं को बहुत बाद में पता लगा कि बम्बई में ये सम्मेलन हो रहा है, आखिरी क्षण में ही ये बात पता लगती है। साथ ही साथ जो है अलग अलग जो प्रांत हुआ करते थे उनसे भी प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, जैसे अवध से भी जो है वहाँ के जो 4 प्रमुख नगर है वहाँ से भी आते हैं, पंजाब के 3 नगरों से एक एक प्रतिनिधि आते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर कहें तो छोटा मोटा प्रतिनिधित्व तो होता है, परंतु जो 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी मुख्य, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ ज़्यादा होता है। फिर जो सवर्ण हिंदू समुदाय थे उनका ही ज़्यादा इसमें प्रतिनिधित्व होता है, और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व इसमें ज़्यादा हुआ करता था, है ना। और उस काल में देखिए भाई, कांग्रेस कोई षड्यंत्र का अड्डा नहीं, इस बात प्रकार की बात भी क्या करते थे। WC बनर्जी इसके जो पहले अध्यक्ष थे, इन्होंने कह दिया था अपने पहले ही सत्र में कि भाई कांग्रेस जो है वो कोई षड्यंत्रकारियों और निष्ठाहीनों का अड्डा नहीं है, ये पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार की वफादार है और शुभचिंतक है। अगर ये ऐसी वाली बात नहीं कहते ना तो इनको ब्रिटिश सरकार यूं उखाड़ फेंकती 1 मिनट में, समझ रहे हैं बात। तो ये वाली बात इनको कहनी पड़ी। अब लोग आज बैठ के आलोचना कर ले तो करते हैं कि नहीं ये तो बकवास आदमी थे, ये तो याचना सिर्फ करते थे। आगे हम उग्रवादी और नरमपंथी गर्मपंथी विचारधारा पढ़ेंगे तब इनकी आलोचना होती है इस बात पर। परंतु देखिए कोई भी चीज़ें होती है, कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो सिचुएशन के हिसाब से लिया जाता है कि उस काल में सिचुएशन किस प्रकार की हुआ करती थी। ऐसे कोई हवा में डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, है ना। माफ कीजिएगा। तो इस बात पे इनकी हालांकि आलोचना भी होती है कि इसमें जो है समुदाय के सारे सदस्य नहीं हुआ करते थे, सबका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं हुआ करता था, है ना। फिर ए ओ ह्यूम को शामिल क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर ए ह्यूम को शामिल नहीं करते तो सरकार को इस पर शक होता है कि भाई ये कोई षड्यंत्र करेंगे, ये करेंगे। जब एक ब्रिटिश आदमी ICS अधिकारी जिसका सब सम्मान करते हैं वो इसमें शामिल है तो ब्रिटिश सरकार का भी शक दूर हो गया, भाई ये कोई षड्यंत्र जो है ब्रिटिश जो सत्ता है उसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बाद में जो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं जिन्हें गांधी जी का गुरु माना जाता है, राजनीतिक गुरु, वो भी 1913 में लिख देते हैं कि भारतीयों द्वारा एक अखिल भारतीय, अखिल नहीं है, अखिल भारतीय संगठन बनाने का कोई भी प्रयास तुरंत ही अधिकारियों की अमैत्रीपूर्ण निगाहें अपनी ओर खींच लेता, है ना, अगर उसमें एओ ह्यूम को शामिल नहीं किया जाता। समझ रहे हैं बात। और अंग्रेज संस्थापक, एक महान अंग्रेज संस्थापक कांग्रेस का संस्थापक न होता तो, है ना, उसको तुरंत ही दबा देते कांग्रेस का जो आंदोलन था इसको, है ना। इस प्रकार से ये जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है दिया किसने था, पहले तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। एक गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति हुआ करते थे, लाल बाल पाल वाले, है ना। बाद में ये गोपाल कृष्ण गोखले देते थे तड़ित चालक के रूप में कि भारतीयों ने एओ ह्यूम का इस्तेमाल जो है एक तड़ित चालक के रूप में किया, है ना। तड़ित चालक के रूप में इनका उपयोग किया, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ये समाप्त हो जाता, है ना। फ्यूज आपको हो, वैसे अगर ये फ्यूज नहीं होता ना तो पूरा जो है इनका इसको दबा दिया जाता आंदोलन को। तो इस प्रकार से याद रखना, तड़ित चालक का जो है वो सिद्धांत देते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और सेफ्टी वॉल का सिद्धांत देते हैं लाला लाजपत राय, है ना। इस तरह भारत में देखिए ये कांग्रेस बनकर सामने आ जाती है। माफ कीजिएगा। हाँ, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई कांग्रेस की शुरुआत इस प्रकार से सीमित सुधारों की एक सीमित कुलीनवादी राजनीति से शुरू होती है, और बाद में देखिए ये कुलीनवादी राजनीति से जन आंदोलन बन जाता है कब, जब गांधी जी इसमें आ जाते हैं। और अभी जो इसकी आलोचना होती है कि भाई समाज के सभी वर्ग जो है इसमें शामिल नहीं थे, वो आलोचना भी बाद में इसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि गांधी जी के आने के बाद समाज के सभी वर्ग आके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो मजदूरों के आंदोलन हो, चाहे वो किसानों के आंदोलन हो, है ना,
चाहे वो महिलाओं के आंदोलन हो, चाहे वो गर्मपंथी हो नरमपंथी हो, सब के सब इसमें आके शामिल हो जाते हैं। तो यह हमने देख लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस प्रकार से होता है, क्या उसके कारण होते हैं, है ना। इससे संबंधित जो सेफ्टी वॉल्व और त्वरित चालक का सिद्धांत जो दिया जाता है वो क्या है ना। एओ ह्यूम की भूमिका थी तो क्यों थी, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, कोई आपके सामने हवाबाजी करता है, तो भी आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है और यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो जो यूपीएससी की पीसीएस की तैयारी वगैरह कर रहा हो तो आप चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।